आज मध्यकालीन भारत में हम लोग तुर्कों के आक्रमण को पढ़ेंगे। दरअसल अरबों के आक्रमण यानी कि मोहम्मद बिन कासिम को जब वापस बुलाया जाता है तो मोहम्मद बिन कासिम ने जाने से पहले अपने एक गुलाम को यानी जिसका नाम था जुनैद को सिंध प्रांत का राज्यपाल नियुक्त कर देता है और राज्यपाल नियुक्त करने के बाद वह चला जाता है। जुनैद का जो सामना होता है आगे चल कर के प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट से होता है। नागभट्ट जुनैद को हरा देते और फिर सिंध प्रांत पर के कुछ भागों पर, मैं संपूर्णतः सिंध प्रांत की बात नहीं कर रहा, सिंध प्रांत के कुछ भागों पर नागभट्ट का पूर्णतः क्या हो जाता है, वर्चस्व स्थापित हो जाता है। ये सारी घटनाएं जो हुई थी ये अरबों के द्वारा और अरबों से संबंधित थी, जो घटनाएं थीं 8वीं सदी की। परंतु आज हम तुर्कों के आक्रमण की घटना का जिक्र करेंगे इस अध्याय में, जो 10वीं सदी की बात है। ठीक है, और इसको पढ़ने के लिए हमें मानचित्र की आवश्यकता पड़ेगी। अतः मैं मानचित्र पहले बना लूँ। अगर आपको ये दिख रहा होगा तो कुछ भारत के मैप की तरह दिखाई दे रहा होगा। और भारत के मैप में यदि मैं उत्तर पश्चिम की बात करूं तो यहाँ पर इस तरीके से आप कुछ पाकिस्तान स्थित है। अब पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी भूभाग पर यह है आपका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के उत्तरी पश्चिमी भूभाग पर यहाँ पर स्थित है बल्ख। ये बल्ख क्षेत्र पर उस समय पर एक साम्राज्य स्थापित था जिसका नाम था सामनी साम्राज्य। इस सामनी साम्राज्य का जो आमिर था यानी कि शासक था उसका नाम था अबू मलिक। अबू मलिक की बात अगर मैं करूं तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इस्लाम धर्म जब मैं आपको पढ़ाया था तब भी कुछ अबू से मिलता जुलता नाम था उसे, जैसे अबू तालिब, अबू उस्मान, अबू उमर, अबू बकर, इस तरीके से मिलता जुलता नाम था। दरअसल लोग अपने को नाम से ही प्रेरित होकर के अपने वंश का नाम रखते हैं, और यही यहाँ पर भी हुआ था, क्योंकि बाकी के जो अबू नाम था वो सब 8वीं सदी की बात थी और ये वर्तमान समय में हम 10वीं सदी की बात कर रहे हैं। और सामनी साम्राज्य की एक नेतृत्व करते थे सैनिक नेतृत्व, सेनापति और बड़े बड़े पदों पर वो तुर्कों को रखा जाता था। तुर्कों को काफ़ी ज़्यादा सामनी साम्राज्य में, जो अफ़गानिस्तान में स्थित है सामनी साम्राज्य, वहाँ पर तुर्कों को काफ़ी ज़्यादा प्रमुख पद दिए जाते थे, जैसे सेनापति, गवर्नर इत्यादि पद दिए जाते थे। उसका रीज़न ये रहता था कि ये बहुत ही आक्रांता और लड़ाकू हुआ करते थे। और इन तुर्कों में 2 वंश, एक सिमजूरी वंश और दूसरा यामनी वंश। यामनी वंश का आगे चल कर के गजनवी वंश नाम पड़ेगा। सिमजूरी वंश का जो वरिष्ठ व्यक्ति था उसका नाम था अबू अल हसन, और यामनी वंश में जो प्रमुख था उसका नाम था अल्पतगीन। दरअसल मैं आपको थोड़ा डीपली इसलिए कहानी सुना रहा हूँ जिससे आपको एक पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट लर्न हो जाए। ठीक है, अल्पतगीन, क्योंकि कई आगे चल के कन्फ्यूजन हमें हो जाता है पुस्तकों को पढ़ने के बाद भी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अल्पतगीन को अबू मलिक ने अपना गवर्नर नियुक्त किया था। गवर्नर कहाँ का? खुरासान का। कुछ अफ़गानिस्तान के भूभाग को मिला करके खुरासान था, और खुरासान का गवर्नर नियुक्त किया था अबू मलिक ने। अबू मलिक की मृत्यु के बाद जो अबू मलिक के भाई थे इनमें विरोधास्पद हो जाता है उत्तराधिकार को लेकर के। कई भाई थे, वो लोग यहाँ के सामनी साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। यहाँ पर सिमजूरी वंश का जो अबू अल हसन था इसने एक भाई का जो है नेतृत्व किया, समर्थन दिया। तभी अल्पतगीन ने, यानी कि जो यामनी वंश का अल्पतगीन था, इसने दूसरे भाई को समर्थन दिया। दरअसल अबू अल हसन और अल्पतगीन ये दोनों चाह रहे थे कि मेरे द्वारा समर्थन दिए गए भाई को ही उत्तराधिकार की प्राप्ति हो, जिससे ये वहाँ पर राज कर सके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। परंतु यहाँ पर सिमजूरी वंश का जो अबू अल हसन था इनकी मृत्यु हो जाती है, और जैसे इनकी मृत्यु हो जाती है तो अबू मलिक के जो मंत्रीगण थे
और सिमजूरी वंश के जो मंत्रीगण थे इनके प्रति एक सिंपैथी गेन हो जाती है और फिर सिमजूरी के समर्थन में मंसूर को यहाँ का उत्तराधिकार दे दिया जाता है। जब मंसूर को उत्तराधिकार दे दिया जाता है तो अल्पतगीन वहाँ पर उसके विरुद्ध था और अल्पतगीन यहाँ से कई विरोध करता है, लेकिन इसके विरोध का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अतः अल्पतगीन अपने गुलामों के साथ, क्योंकि ये गवर्नर था, इसके भी गुलाम हुआ करते थे, अपने गुलामों अपने सैनिकों की टुकड़ी लेकर के बल्ख से निकल करके वो अफ़गानिस्तान के पूर्वी पार्ट की तरफ चल देता है और वह आता है हिंदुकुश पर्वत के कुछ श्रेणियों को पार करके। हिंदुकुश पर्वत की अगर हम बात करें तो हिंदुकुश पर्वत अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है, परंतु पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं कि केवल सीमा पे ही है। इसने कुछ श्रेणियों को पार किया और अफ़गानिस्तान के ही एक क्षेत्र पर आया और यहाँ पर देखा एक लिविक नामक यहाँ का सरदार था या फिर शासक था। इसने इसको हटा करके इस जो क्षेत्र था वहाँ पर उसने क्या किया, पूर्णतः यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। जब क्वेश्चन में पूछेगा प्रथम तुर्की स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया, स्थापित किया अल्पतगीन ने। अल्पतगीन का एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के पराक्रम को देखते हुए अल्पतगीन ने अपनी पुत्री से इसका विवाह किया और फिर इसको सेनापति नियुक्त कर दिया। चूँकि अल्पतगीन ने यहाँ पर तुर्की साम्राज्य की स्थापना 961 ईस्वी में की थी और चूँकि अल्पतगीन वृद्ध हो चुका था, अतः 963 ईस्वी में इसने अपने पुत्र इसहाक को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। इसहाक की मृत्यु 965 ईस्वी में हो जाती है। इसके मृत्यु उपरांत अल्पतगीन का एक गुलाम था जिसका नाम था बिलगेतगीन, यह शासक बनता है और फिर 965 से यह रहता है 975 ईस्वी तक। और 975 ईस्वी में इसकी मृत्यु होने के उपरांत बोरितगीन नया उत्तराधिकारी बनता है। अतः बोरितगीन 975 ईस्वी से 977 ईस्वी तक था। दरअसल 977 में एक घटना घटित होती है। 977 में मृत्यु हो जाती है किसकी, अल्पतगीन की। और इसके मृत्यु के बाद जो इसका दामाद सुबुक्तगीन था 977 ईस्वी में यहाँ का शासक बन बैठता है। यानी कि बोरितगीन को हरा करके, इसको हटा करके और यहाँ पर सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में यहाँ का शासक बन जाता है। ठीक है। अब अगला जो भी अटैक्स भारतीय भूभाग पर होगा वो सुबुक्तगीन के द्वारा ही होगा। अतः इसको हम इरेज कर लेते हैं। दरअसल सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में जब शासन सत्ता अपने हाथ में लेता है, सुबुक्तगीन कौन था, यह अल्पतगीन का दामाद व गुलाम था। इसने शासन सत्ता अपने हाथ में लिया और फिर इसने गजनी साम्राज्य की स्थापना, अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ ले गजनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो सुबुक्तगीन व अल्पतगीन में से ऑप्शन में एक ही रहेगा, क्योंकि कई जगह पर इस बात को लेकर के मतभेद है। क्योंकि जब अल्पतगीन ने वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया था गजनी में, तो उसने गजनी नाम न दे करके, चूँकि वह तुर्की था और वहाँ पे तुर्क साम्राज्य की स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी जो किसी के अधिकृत नहीं था। अब आप ये यहाँ पर देखो 977 ईस्वी में इसने अपना राज्य संभाल लिया और 977 के बाद 986 ईस्वी में इसने सबसे पहला आक्रमण किया वो सरहिंद पर किया। सरहिंद का जो वंश था वह हिंदू शाही वंश था और इसका जो राजा था वो था जयपाल। हिंदू शाही सरहिंद की अगर हम बात करें तो इनका जो क्षेत्र था ये पाकिस्तान है और यहाँ पर ये है आपका अफ़गानिस्तान। ठीक है,
ये आपका सिंधु नदी इस तरीके से आकर के अरब सागर में गिरता है, और ये सरहिंद यहाँ से ले कर के वो व्याप्त था भारत के पंजाब, कश्मीर, मुल्तान इत्यादि तक। ठीक है, ये सरहिंद का पूरा पूर्णतः क्षेत्र था। यहाँ का शासक जयपाल था। दोनों का युद्ध सुबुक्तगीन जो गजनी से हिंदुकुश पर्वत की ये श्रेणी है, ठीक है, इसको पार करके वो पहली बार पाकिस्तान में आया, जो वर्तमान समय पाकिस्तान है, परंतु उस समय पर हम उसे भारत ही कहेंगे। भारत में आया और पेशावर में दोनों का युद्ध हुआ। पेशावर, अब पेशावर में जब युद्ध हुआ तो राजा जयपाल की हार होती है। कहीं न कहीं कुछ विचारकों का मत है कि यह जो हार होती है वह जियोग्राफिकल कंडीशन थी, उसके कारण हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हार होता है और इनको संधि करनी पड़ती है। यह संधि से काफ़ी क्षुब्ध थे क्योंकि ये चाह नहीं रहे थे संधि होना, क्योंकि राजा जयपाल को मजबूरन संधि करना पड़ता है। कई दिनार और कई हाथी और कुछ क्षेत्रों को देने के बाद राजा जयपाल को वहाँ पर ये छोड़ता है सुबुक्तगीन, और फिर सुबुक्तगीन चला जाता है गजनी, और गजनी जा कर के उसने अपने पुत्र महमूद गजनवी को वहाँ का शासक नियुक्त किया। अगर कहीं क्वेश्चन ये पूछ ले कि गजनी साम्राज्य की स्थापना, तो सुबुक्तगीन या अल्पतगीन में से एक ही ऑप्शन रहेगा। अगर पूछ ले प्रथम तुर्की आक्रमण भारत पर, प्रथम तुर्की आक्रमण, तो वो सुबुक्तगीन होगा। किस सन में? 986 ईस्वी में। ये चीज़ आप ध्यान देना, प्रथम तुर्की आक्रमण सुबुक्तगीन, क्योंकि इसके पहले अल्पतगीन ने जो भी अटैक या जो भी युद्ध किया वो सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंतर्गत ही किया, परंतु भारत पर नहीं किया था। ठीक है, महमूद गजनवी को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था 998 ईस्वी में। अब हम महमूद गजनवी के बारे में देख लेते हैं। महमूद गजनवी अपने पिता सुबुक्तगीन के द्वारा 998 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का शासक बना दिया जाता है, तथा कहीं कहीं पुस्तकों में 997 भी उल्लेखित है। और ऐसे स्रोत, ऐसे ग्रंथ, ऐसे पुस्तकें जहाँ से हमें महमूद गजनवी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उन पुस्तकों में इसे एक और नाम दिया गया है, जाबुली अहमद। ये जो जाबुली अहमद है, चूँकि इसकी माता जाबुलिस्तान की रहने वाली हैं, अतः जाबुली नाम से इसे जाबुली अहमद कह करके पुकारा गया है। अब अगर हम बात करें ऐतिहासिक स्रोतों की, ऐसे कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत हैं जहाँ से हमें महमूद गजनवी के बारे में जानकारी और उनके साम्राज्य के बारे में वर्णन प्राप्त होता है, तो पहला जो किताब है, जो पुस्तक या ग्रंथ है, उसका नाम तारीख़-ए-यामनी। ये जो तारीख़-ए-यामनी पुस्तक है, ये अल-उतबी के द्वारा रचित पुस्तक है। अल-उतबी चूँकि महमूद गजनवी साम्राज्य का एक दरबारी कवि था, और इस यामनी वंश में, चूँकि यामनी, मैंने आपको बताया था अल्पतगीन के बारे में कि अल्पतगीन एक यामनी वंश से बिलोंग करता था, उसी यामनी वंश से ही तारीख़-ए-यामनी इस पुस्तक का नाम रखा है अल-उतबी ने। और ये अल-उतबी ही एक ऐसा दरबारी कवि है जिसको महमूद गजनवी के द्वारा दरबारी कवि का तमगा प्राप्त हुआ था। इस तारीख़-ए-यामनी में हमें सुबुक्तगीन तथा महमूद गजनवी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सुबुक्तगीन व महमूद गजनवी के आरंभिक जीवन काल के बारे में, जब ये सुबुक्तगीन व महमूद गजनवी जब शासक नहीं थे, सिर्फ सुबुक्तगीन एक गुलाम हुआ करता था अल्पतगीन का, तब से जानकारी हमें तारीख़-ए-यामनी से ही प्राप्त होता है। और जो दूसरी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है तहक़ीक़-ए-हिंद। इस पुस्तक को अल-बरूनी ने लिखा। अल-बरूनी का एक और नाम अबू रहमान, तहक़ीक़-ए-हिंद को अल-बरूनी ने लिखा, इसका दूसरा नाम अबू रहमान भी है। इन्होंने इसको अरबी भाषा में लिखा था और तहक़ीक़-ए-हिंद को हिंदी भाषा में अनुवाद किया था रजनीकांत शर्मा ने। यहाँ पे आप समझना, तहक़ीक़-ए-हिंद की जब हम बात करते हैं तो इस ग्रंथ में या इस पुस्तक में हमें महमूद गजनवी की अच्छाई और बुराइयों को भी दर्शाया गया है। अब आगे आप देखोगे, जो तीसरी पुस्तक है उसका नाम तारीख़-ए-मसूदी, अबू फज़ल के द्वारा रचित पुस्तक है। और ये अबू फज़ल
के द्वारा जो रचित पुस्तक है तारीख़ मसूदी, इस तारीख़ मसूदी में हमें गजनी के दरबार के बारे में जानकारी मिलती है। दरबार का तात्पर्य है इसके साम्राज्य विस्तार व साम्राज्य पद व साम्राज्य की जो कार्यशैली थी उसकी अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें तारीख़ मसूदी पढ़ना सबसे उचित पुस्तक रहेगा। और चौथी जो पुस्तक है वह है शाहनामा। शाहनामा जो पुस्तक है वह फिरदौसी के द्वारा रचित पुस्तक है और यह इन्होंने इसे फ़ारसी भाषा में लिखा था। अगर क्वेश्चन कहीं ये पूछ ले कि सबसे पुरानी ग्रंथ जो फ़ारसी भाषा में रचित पुस्तक है, कहीं कहीं कुछ विद्वान ये कहते हैं, कुछ इतिहासकारक ये कहते हैं कि फिरदौसी के द्वारा जो रचित पुस्तक शाहनामा है इसके बाद ही फ़ारसी भाषा का विस्तृत स्वरूप सामने आया था। हालांकि हम इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते। फिरदौसी के द्वारा जो शाहनामा रचित पुस्तक है इसको फ़ारसी भाषा का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। मैंने आपको अरबों के आक्रमण में बताया था कि जो चचनामा है, चचनामा को फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, परंतु आप यहाँ पर ध्यान देंगे चचनामा में जो घटना है वो 7वीं व 8वीं सदी की है, परंतु चचनामा रचित लिखित जो पुस्तक है 13वीं सदी में यह पुस्तक की रचना की गई थी। घटनाएं भले ही चचनामा में 7वीं व 8वीं सदी की हों, परंतु वह चचनामा का जो निर्माण जो लेखन हुआ था वह 13वीं सदी में हुआ था। जबकि शाहनामा की अगर हम बात करें तो फिरदौसी के द्वारा शाहनामा जो रचित पुस्तक है वह मोहम्मद गजनवी के समकालीन था, यानी कि 10वीं सदी में यह पुस्तक की रचना हुई थी। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन में ये पूछ ले सबसे पुरानी ग्रंथ जो फ़ारसी भाषा में लिखित ग्रंथ है कौन सी है, तो वहाँ पे शाहनामा ही होगा। अब इसके बाद